हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो 6 चैप्टर है आपका हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में। हमारे अराउंड जितने भी मोशन है उसके बारे में स्टडी किए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उस मोशन को फोर्स कैसे अफेक्ट करता है। तो यह जो आपका चैप्टर 6 है उसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और पूरे वन शॉट में आपको फोर्स में जितना भी दिया गया है सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे विथ न्यूमेरिकल। जो भी एग्जाम्पल में आपका न्यूमेरिकल दिया है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन है आपका उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं आपके लिए। तो चलिए इस प्यारे चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो वही फोर्स है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पुशिंग पुलिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं और पुल करते हैं तो इसी इफेक्ट को, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब क्लास 9th आ गया है, अब थोड़ा सा डिफिनेशन जो है बदल जाएगा क्योंकि अब हम लोग बच्चे नहीं रहे। क्लास 8 तक तो सब लोग बच्चे ही समझते थे, लेकिन क्लास 9 से जो है ना हम लोग बच्चे नहीं रहते, हम लोग सीनियर हो जाते हैं। एक अपने अंदर एक पूरा मतलब एटीट्यूड आ जाता है 9th वाला, सीनियरिटी वाला, क्योंकि स्कूल का बॉस 10th वाला नहीं होता है, 9th वाला होता है। 10th वाला तो ऑलरेडी वो टेंशन में रहता है, उसका बोर्ड का एग्जाम रहता है। 9th 11 फ्री है, मस्त अगले साल देखना है। तो 9th एक्चुअल में बॉस होता है पूरे स्कूल का, ठीक है। तो हम लोग भी 9th में बहुत मस्ती करते थे और 10th वाले तो ऐसे भी वो लोग अपना बिजी रहता था सिलेबस में, और 9th में तो पूरा फुल छूट। तो इसको हम लोग कवर करेंगे फोर्स के बारे में। तो देखिए पुशिंग पुलिंग दैट इज फोर्स, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग को बदल लेना है। अब नए तरीके से थोड़ा हम लोगों को समझना है फोर्स होता क्या है। तो देखिए फोर्स होता क्या है। फोर्स जो है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स का बहुत सारा इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। जैसे ही लड़का को देखिए, जैसे ही किक करेगा इस फुटबॉल को, मोशन में आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। जैसे कोई बैट्समैन बॉल को मारता है, एक प्लेयर जो है जो फील्डिंग करता है बॉल को रोक लेता है। तो बॉल क्या था, मोशन में था, प्लेयर उसको रोक लिया। एक फोर्स जो है स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे ही बाइक का एक्सीलरेटर हम लोग ऐसे हैं, ऐसे करते हैं तो स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसी तरह हम लोग डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। बाइक को क्या किया, सर्कुलर मोशन करा दिए तो डायरेक्शन चेंज हो गया। उसी तरह फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसको चेंज कर सकता है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, एक उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको बदल सकते हैं। मतलब रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, और अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं बाय अप्लाई फोर्स। दूसरा, अगर वो मोशन में है तो उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तीसरा, अगर वो मोशन में है तो उसका डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको शेप को हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, इस लेमन को हम लोग क्या किए, इसकी उसकी। तो जो भी काम कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करके। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना है। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, जो वेलोसिटी था वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी था, उसी तरह जो आपका फोर्स है वो भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है ये बहुत इंपोर्टेंट होता है। फोर्स कितना लगा रहा है उसके साथ साथ आप किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये दोनों इंपोर्टेंट चीज है। तो याद रखिएगा फोर्स में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंपोर्टेंट है और उसका जो डायरेक्शन है वो भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो फोर्स है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ। अगला है आपका एसआई यूनिट।
तो अगर हम बात करेंगे फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स को हम लोग किस में मेजर करेंगे, एसआई यूनिट का बात हो रहा है, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन, याद रखिएगा। और न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर, ठीक है, एस का पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एसआई यूनिट आपको याद रखना है। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फोर्स का एसआई यूनिट हो गया। अब फोर्स अगर स्मॉल से स्मॉल, स्मॉलर फोर्स को भी हम लोग ऐसा ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फोर्स का स्मॉल यूनिट्स है जो बुक्स में दिया है, उसको आप याद रखिएगा। मिली न्यूटन, मिली मतलब होता है 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -3 न्यूटन को हम लोग बोलेंगे मिली न्यूटन। और एक होता है हेक्टो न्यूटन, 10 का पावर -24, याद रखिए इतना छोटा है, उसको भी हम लोग साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं। तो ये फोर्स का स्मॉल यूनिट्स होता है, एक मिली न्यूटन और एक हो गया आपका हेक्टो न्यूटन, उसको ध्यान रखिएगा। 10 का पावर -3 मिली न्यूटन और 10 का पावर -24 हेक्टो न्यूटन। अब फोर्स क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, फोर्स कब बदलेगा, तो अगर फोर्स दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक मैग्नीट्यूड पे, एक डायरेक्शन पे। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाए तो फोर्स बदल जाएगा, फोर्स का अगर डायरेक्शन बदल जाए तो फोर्स बदल जाएगा, और फोर्स का अगर दोनों बदल जाए, मैग्नीट्यूड भी बदल जाए और डायरेक्शन भी बदल जाए, तो दोनों बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फोर्स को आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। कोई 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आप 5 न्यूटन लगा दिए, 20 न्यूटन लगा दिए। दूसरा, उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फोर्स आप ऐसे अप्लाई कर रहे थे स्ट्रेट, आप कर्व कर लिए, डायरेक्शन चेंज कर लिए, नॉर्थ में कर लिए, ईस्ट में कर लिए, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तीसरा, अब दोनों को बदल लिए, मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर लिए और डायरेक्शन को भी चेंज कर लिए, तो फोर्स उस तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। आपका क्लास 9 में जो पुराना वाला जो सिलेबस है ना, ओल्ड वाला, वहां का जो आपका फोर्स वाला चैप्टर है आपका, उसका हाफ सिलेबस यहाँ पे कर दिया गया है। मोमेंटम आपका गायब है, इनर्शिया गायब कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रिक्शन वाला डिटेल में था उसको भी शॉर्ट कर दिया गया। तो इस चैप्टर में आपको घबराना नहीं है, बहुत शॉर्ट आपको पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी के कंपैरिजन में यहाँ पे आपका सिलेबस जो होगा लगभग 60% है, 40% ऑफ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, तो 40% आपको नहीं पढ़ना है। और बहुत सिंपल है, मतलब जो मोशन है ना, मोशन से बहुत सिंपल है। मोशन में तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको थोड़ा डिस्टर्ब करता होगा, बट यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल वे में निकल जाएगा और बहुत शॉर्ट है। तो ये समझ गए। और इस चैप्टर में बहुत मजा आता था, क्लास में हम लोग का पूरा फाइटिंग स्टार्ट हो जाता था इसको समझने के लिए, फोर्स को समझने के लिए, वो उसको मारता था, वो उसको मारता था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, कोई उधर से मारता था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग फोर्स को समझते थे ना। कोई आया थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछा, एक चाटा मारा खींच के, यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर वो उसको पिटेगा, बोलेगा ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग करते थे। तो इसमें जो जैसे ही फोर्स आ जाना, समझ जाइए यहाँ पे इस चैप्टर में आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स जब भी आएगा समझ जाएगा आपको न्यूटन जो लॉ है उसको पढ़ना है, मतलब फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे अलग अलग केस में। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस जो है ना, यह वर्ड हमारे लिए बहुत जनरल वर्ड है। जैसे बोलते हैं लाइफ को बैलेंस करके चलो, स्टूडेंट्स हम लोग रहते हैं तो गार्जियन बार बार बोलते हैं थोड़ा बैलेंस वे में पढ़ो, मतलब खेल भी लो, पढ़ भी लो, कुछ काम भी कर कर लो। तो लाइफ को बहुत बैलेंस वे में ले चलना पड़ता है, बट होता तो नहीं है, लेकिन लाइफ जो है एक और मुड़ जाता है, बैलेंस रह नहीं पाता है। तो बैलेंस, जैसे बैलेंस डाइट का हम लोग बात करते हैं, उसी तरह का फिजिक्स में भी टर्म है बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है, देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, मान लीजिए इधर से लगा 5 न्यूटन, इधर से भी लगा 5 न्यूटन, ऊपर से लगा 10 न्यूटन, नीचे से भी लगा 10 न्यूटन, यहां पे फोर्स बहुत सारा लगा, इस ऑब्जेक्ट में फोर्स इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी लगा, लेकिन सब ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
ऊपर से 10 न्यूटन आया, नीचे से 10 न्यूटन, कैंसिल। इधर से 5 न्यूटन आया, इधर से 5 न्यूटन गया, कैंसिल हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगा, लेकिन बोलेंगे एक्चुअल में उसको मिला कितना, टोटल कितना फोर्स मिला, 0। एक दूसरे को कैंसिल किया, ऊपर वाला नीचे वाला को कैंसिल कर दिया, मतलब इसमें नेट फोर्स 0 लगा। नेट फोर्स क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और उस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लगता है वो 0 हो जाता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स, एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगता है और सभी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं वहां पे जो फोर्स लगा है वो आपका बैलेंस फोर्स लगा है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनइक्वल फोर्स लगा, अनइक्वल फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए इधर से भी फोर्स लगा और इसका अपोजिट में इधर से भी लगा, इधर से लगा 10 न्यूटन और इधर से लगा आपका 5 न्यूटन, तो यहां पे फोर्स अपोजिट तो लगा, लेकिन क्या ये इक्वल है, कैंसिल कर पाएगा, नहीं। इधर से 10 न्यूटन है, इधर से 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन आपका बच जाएगा। मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा भाई, नेट फोर्स हो जाएगा आपका कितना, 5 न्यूटन। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगा, 10 इधर 5 इधर, 5 कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स कितना लगा, 5 न्यूटन। मतलब नेट फोर्स 0 नहीं है। तो ऐसा फोर्स जो अपोजिट हो बट इक्वल नहीं, तो जब इक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो बोलेंगे बैलेंस फोर्स, जब अनइक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए हम लोग 2 ही फोर्स लेंगे। When two equal force acting on a body are equal in magnitude but opposite in direction are called balance force। जब 2 इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। जब 2 अनइक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे ये हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स और यहां पे ये हो गया आपका बैलेंस फोर्स। 2 ही फोर्स ले लेते हैं, इस फोर्स को हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो उसका टोटल का जो सम होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 0 होगा। तो याद रखिएगा यहां पे नेट फोर्स जो होगा आपका बैलेंस फोर्स में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे आपका अनबैलेंस फोर्स था, यहां पे आपका जो सम होगा, जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा, वो 0 आपका नहीं होगा। क्लियर है। तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0, अनबैलेंस में जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा। अब यहां पे एक इंपोर्टेंट चीज है, उसको ध्यान दीजिए। अब यहां पे फिगर से समझिए। यहां पे देखिए ये वाला जो आपका रोप वाला जो ये खेल है जिसको टॉग ऑफ वार बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग भी खेलते थे ना, स्कूलों में खेला जाता था, उधर कुछ इधर कुछ, और पूरा हम लोग खींचते थे, रस्सी को खींचते थे। तो यह जो रस्सी को हम लोग खींचा खींची वाला खेल खेलते थे ना, तो यहां पे क्या होता था, एक लाइन होता था और यहां पे कुछ एक बना दिया जाता था गेटरी टाइप का, और लोग खींचते थे, जिधर रहेगा जितना टाइम तक वो जीत जाएगा, या पूरा अगर लेके इधर चला गया या इधर चला गया तो जीत गया। तो यहां पे देखिए यह एकदम सेंटर में है, यह जो आपका बॉल है यहाँ पे जो पॉइंट बनाया गया वो सेंटर में है, मतलब इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लगा। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे आपका क्या है ना, पूरा ताकत झोंक दिया, पूरा गर्ल्स लोग पूरा अपना पावर लगा दिया। अब यहां पे आप देखिए ये लोग ज्यादा खींच दिए, ये सब हार गया, यहाँ पे फोर्स इधर शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे आपका ज्यादा फोर्स लगा और यहाँ पे कम फोर्स लगा, ये बॉल उधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या नेट फोर्स आपका 0 है, नहीं, यहाँ पे आपका नेट फोर्स 0 हो गया क्योंकि इधर का फोर्स इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है और इसका फोर्स कम है, अपोजिट डायरेक्शन में है बट इसका क्या है, ज्यादा फोर्स लगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स आपका 0 नहीं होगा। अब यह पॉइंट जो है उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब इस रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स लगा लीजिए, बैलेंस फोर्स लगा लीजिए, तो बैलेंस फोर्स तो कैंसिल कर देगा, तो इसका मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है और आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो बैलेंस फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया,
तो उस पर कोई फोर्स लगा नहीं, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगता है तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो इफ इट इज इन मोशन देन रिमेन इन मोशन, इफ इट इज इन रेस्ट देन रिमेन इन रेस्ट। अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो किसी बॉडी का अगर स्टेट चेंज करना है, रेस्ट में है तो मोशन में लाना है, मोशन में है तो रेस्ट में लाना है, मोशन में है तो डायरेक्शन चेंज करना है, मोशन में है तो अगर उसका स्पीड चेंज करना है, तो इस सब के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स ही याद रखिएगा किसी बॉडी में इफेक्ट लाता है, बैलेंस फोर्स कोई भी इफेक्ट नहीं लाएगा, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बैलेंस फोर्स कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, अनबैलेंस फोर्स ही किसी बॉडी में चेंजिंग लाएगा, उसका जो मोशन का स्टेट है उसमें चेंजिंग लाएगा। रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, मोशन से स्पीड को चेंज कर सकता है, मोशन से डायरेक्शन में चेंजिंग ला सकता है। अब हम लोग बात करेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आपको बता दी। अब सिंपल देखिए नेट फोर्स, यहां पे देखिए इस कार को देखिएगा तो यहां पे ये दोनों फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका रिंकू और यहां पे मान लीजिए रिंकी, तो रिंकू और रिंकी दोनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए रिंकू लगा रहा है 80 न्यूटन और रिंकी लगा रही है 100। अब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों फोर्स आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। तो इस कार पे कितना फोर्स लगा? 80 इसका, 100 इसका, कितना फोर्स हो गया आपका? 180 फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स इस पे कितना काम किया? 100 प्लस 80। लेकिन अपोजिट रहेगा तो क्या होगा? अब यहां पे देखिए ये दोनों भाई साहब लोग गुस्सा आ गए, एकदम पावर दिखा रहा है, भाई आज तो तेरा खैर नहीं, आज तो हम जीतेंगे, ये बोल रहा आज तो हम जीतेंगे। अब इधर से ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, इधर से ये भाई साहब फोर्स लगा रहा है 6 न्यूटन। पूरा गुस्सा से एकदम आर पार की लड़ाई है। तो यहां पे आपका ये 10 न्यूटन, यहां पे 6 न्यूटन, तो क्या ये बैलेंस कर पाया? नहीं कर पाया। इधर आपका 10, इधर 6, तो लार्जर फोर्स ये है, इसका ज्यादा फोर्स है। तो यह जो है आपका, यह जो ब्लॉक है या जो भी चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट, किधर जाएगा? उधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा? सिंपल है, जो फोर्स ज्यादा लगाएगा उधर शिफ्ट होगा। तो ये फोर्स लगा रहा है तो उधर शिफ्ट होगा, ये भाई साहब इधर ठेला जाएंगे, ये ब्लॉक इधर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगा उसका डिफरेंस कितना होगा? 4 न्यूटन। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा? 10 - 6, 4 न्यूटन नेट फोर्स लगा। और किस डायरेक्शन में इसका फोर्स ज्यादा है? तो उसी डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका? 4 न्यूटन। किधर लगा? इधर, किधर? इधर लगा, इस साइड। ये गलत एरो बन गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग जाएगा नेट फोर्स। तो वही यहां पे लिखा गया है, अगर नेट फोर्स निकालना है, एक लार्जर फोर्स है एक स्मॉल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लार्जर फोर्स में से स्मॉल फोर्स घटा लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 2 या मोर देन 2 फोर्स जब सेम डायरेक्शन में लगेगा, दोनों फोर्स को जोड़ दो, नेट फोर्स हो जाएगा। अगर 2 या मोर देन 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो। कैसे? लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, वही आपका क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। समझ गए? तो when 2 or more forces act in the same direction, then net force become the sum of all forces। जब एक ही डायरेक्शन में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेट रोड को बंद करना रहता है, 2 आदमी 3 आदमी मिलके बंद करते हैं, तो सब फोर्स क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेकिन उधर से कोई धक्का मार रहा है, आप इधर से रूम को बंद कर रहे हैं, जो डोर है उसको आप क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। समझ गए? अब इस पे बेस्ट आपको क्वेश्चन कराते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। अब यहां पे देखिए एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए नेट फोर्स निकालते हैं। यहां पे नेट फोर्स कितना होगा? ए में नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगा? जो लार्जर फोर्स होगा वही उसका डायरेक्शन होगा। नेट फोर्स कितना होगा?
10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन कितना हो गया आपका 4 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, तो ये 10 न्यूटन इधर गया है, लार्जर फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन यही होगा। इसमें देखिए ये 10 न्यूटन 6 न्यूटन, तो बी में आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एकदम सिंपल, नेट फोर्स 10 और माइनस 6 न्यूटन, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन कितना हो गया 4 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा भैया, ये लार्जर फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। यहां पे देखिए, यहां पे ऑपोजिट कर दिया। सी में देखिए, सी में क्या लिखेगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, फिर लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, तो 10 न्यूटन में से 6 न्यूटन को घटा दीजिए। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा 4 न्यूटन आएगा, तो 4 न्यूटन इस पे भी अप्लाई हुआ नेट फोर्स, लेकिन डायरेक्शन आपका लार्जर फोर्स का इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं, एकदम लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, क्लियर हो गया। नेट फोर्स क्या होता है, क्लियर हो गया। नेट फोर्स जीरो कब होगा, बैलेंस फोर्स में। नेट फोर्स जीरो कब नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स में। फोर्स क्या होता है हम लोग समझ गए, फोर्स का क्या इफेक्ट होता है वो भी समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भैया फ्रिक्शन के बारे में। वही फ्रिक्शन जब कभी काम नहीं करता है तो हम लोग गिर जाते हैं। ये फ्रिक्शन क्या, एक तरह का फोर्स है। चलिए हम लोग फ्रिक्शन को समझते हैं, फ्रिक्शन है क्या, क्या ये फ्रिक्शन हर जगह है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग फ्रिक्शन है क्या। देखिए यह जो फ्रिक्शन है ना भाई, इसको समझना है, सिंपल समझिए। जब आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, पेडल मारते हैं, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उसके बाद पेडल को छोड़ दीजिए तो कुछ दूर तक साइकिल तो चलेगा, उसके बाद अपने आप रुक जाएगा। या किसी बॉल को जब आप सरफेस पे, ये सरफेस है या ग्राउंड है, किसी बॉल को आप टेनिस बॉल ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए, उसको जब आप मारते हैं, बैट से मारिए या फेंक दीजिए, तो कुछ दूर आगे जाने पर जो होता है, नीचे नीचे से ऐसे जाएगा 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 और यहां पे रुक जाएगा, अपने आप रुक गया। हमने बॉल को फेंका और आगे जाके वो रुक गया। साइकिल चला रहे हैं, पेडल जब बंद कर देंगे, पेडल नहीं लगाएंगे, एक समय आएगा साइकिल आपका रुक जाएगा। क्यों रुक गया भाई, क्या दिक्कत है इसको, तो यहाँ पे इसको दिक्कत क्या है, जैसे ही आगे जा रहा है, तो यह जो सरफेस है, यह सरफेस आपका कैसा है, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब ये प्लेन सरफेस आपका नहीं है। इसी बॉल को आप ग्राउंड पे फेंकिए, इसी बॉल को अगर आप टाइल्स पे फेंकते हैं तो टाइल्स पे खूब दूर तक जाएगा, और ग्राउंड पे रखते हैं तो आपका ग्राउंड पर ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, टाइल्स से इसको क्यों लव है, और जो रफ सरफेस है उससे इसको लव क्यों नहीं है, क्या दिक्कत हो जा रहा है। तो जितना प्लेन सरफेस होगा बॉल उतना दूर जाएगा। तो हो क्या रहा है, इस बॉल और यह जो सरफेस है, यह जो ग्राउंड है, ये दोनों के बीच में आपका क्या है, रफनेस है। मतलब ग्राउंड आपका रफ है और जो बॉल है वो भी तो आपका पूरा प्लेन नहीं है, तो दोनों के सरफेस में क्या है, रफनेस है। यह रफनेस एक दूसरे में क्या होता है, लॉक्ड हो जाता है, एक दूसरे में जकड़ लेता है। तो जैसे ही रफ सरफेस एक दूसरे को जकड़ेगा तो वो एक दूसरे को जाने से रोकेगा, या इधर जाएगा तो यह इसको इधर खींचेगा, और यह अगर उधर जाएगा तो यह इसको खींचेगा। दोनों एक दूसरे का अपोज करता है। तो यहां पे जो फोर्स लगा, इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, याद रखिएगा, उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगा, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में रफनेस है। आप जितना भी प्लेन सरफेस बना लीजिए, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कुछ ना कुछ उसमें रफनेस आपको दिखेगा। पूरा प्लेन हो ही नहीं सकता, 100% प्लेन हो ही नहीं सकता है। अगर 100% प्लेन हो जाता, ये पूरा 100% स्मूथ हो जाता, कोई रफनेस नहीं रहता, तो अगर इस बॉल को हम एक बार फेंक देते तो कभी नहीं रुकता, चलता जाता चलते जाता चलते जाता, कभी नहीं रुकता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, अगर वो चल रहा है, एक बार फोर्स दे दिए चल रहा है, तो उसको रोकने का जो काम करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि दो सरफेस के बीच में रफनेस होता है। फ्रिक्शन कब अप्लाई होगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में टच होगा। आप किसी ब्लॉक को क्या करते हैं, खसकाते हैं, तो उसके बीच में रगड़ाहट होता है कि नहीं, रगड़ाहट होता है।
तो याद रखिएगा ये जो फ्रिक्शन होता है हमेशा मोशन का अपोज करता है। मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा दुश्मन का काम करता है, ये एंटी होता है भाई। कभी भी मोशन का साथ नहीं देगा, मोशन का हमेशा अपोज करेगा। अगर मोशन बोलेगा भाई हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, कोई दिक्कत है तुमको, तो फ्रिक्शन बोलेगा, फोर्स बोलेगा, मतलब मोशन बोलेगा भाई हम इसमें जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा भाई हम इधर लगेंगे। मतलब फ्रिक्शन जो होता है ना भाई, ये दुश्मन होता है, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अप जाएगा ये डाउन लगेगा, आप राइट जाएगा ये लेफ्ट लगेगा, आप लेफ्ट जाएगा ये राइट लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा अपोज करेगा मोशन का, और इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन का जो डायरेक्शन उसका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब यही फ्रिक्शन है, बहुत तकलीफ देता है, लेकिन फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्या आपको अगर प्लेन सरफेस दे दे तो लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। तो रफनेस नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग लिख पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण ही बहुत जगह पर हम लोगों को फायदा होता है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण कुछ घाटा भी होता है। जैसे फ्रिक्शन के कारण मशीन जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मशीन होता है, वो खराब हो जाता है। बट ज्यादातर केस में फ्रिक्शन का हम लोग का क्या है, बेनिफिट है। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वह फोर्स है जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और यह हमेशा जो मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। आप किसी बुक्स को ऐसे धक्का लगा रहे हैं तो धक्का इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन एक चीज इंपोर्टेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा? तो फ्रिक्शन बोलता है भाई हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन मेरा भी एक लॉजिक है, जब आप फोर्स लगाएगा तब भी हम फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आप उसको टच नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन वहां पे जीरो होगा। लेकिन जैसे ही इसको आप ऐसे टच करके धक्का दीजिएगा, पुश या पुल कीजिएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहां पे देखिए रेस्ट में है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको स्लाइड करने की कोशिश कीजिएगा, धक्का दीजिएगा, पुश और पुल कीजिएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा। तो आप इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है तभी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। मोर फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट मोशन। इसीलिए जब मोशन में लाना पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना पड़ता है, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना है। साइकिलिंग जब करते हैं आप, साइकिल जब राइड आप करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब वो मोशन में आ जाता है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है? जितना ज्यादा स्मूथ होगा, देखिए सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर सरफेस आपका रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका बढ़ जाएगा। सिंपल है। एयर के कारण भी फ्रिक्शन होता है। एयर हम लोगों को क्या करता है, हम लोग से एयर जो है कोलाइड करता है, तो एयर भी एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एयर हो गया या कोई लिक्विड हो गया, वो भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगाता है, उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है हीट। आप हाथ कैसे से रब कीजिए, ठंडा में हम लोग क्या करते हैं, खूब हाथ को रब करते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो, बॉडी में हीटनेस आए, बॉडी में हीट आए। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग वॉक कर पाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाते हैं। अगर आपको पूरा प्लेन चीज दे दिया जाए, या ऐसा ग्लास क्या करे, ग्लास ले लीजिए, ठीक है, और उसके चारों तरफ आयल लगा देते हैं, तो किसी ग्लास में आयल लगा हो उसके बाउंड्री पर, और उसको दे दे भाई इसको पकड़ पाएगा? नहीं पाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। तो अगर प्लेन सरफेस हो, आयली सरफेस हो, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप होल्ड कर रहे हैं। तो देखिए रफ सरफेस को आप आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर स्मूथ सरफेस हो तो आप नहीं पकड़ पाएगा। तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन बहुत कम है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो अगर फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है एक बार अगर मोशन में चला गया
तो वो कभी रेस्ट में नहीं आएगा। पूरा अगर 100% स्मूथ सरफेस हो जाए, फ्रिक्शन लेस हो जाए, तो ऑब्जेक्ट कभी भी रुकेगा नहीं, चलते जाएगा, इंफिनिटी तक चल जाएगा। समझे? अब देखिए फ्रिक्शन 3 तरह का होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट पर आप केवल पुश कर रहे हैं, वो आगे नहीं जा रहा है, केवल आप उसको पुश कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा रहा है। तो किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हैं, वो आगे नहीं जा रहा है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश किए और वो आगे चला गया, मतलब स्लाइड कर गया, तो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा और वो स्लाइडिंग कर रहा है, तो उस केस में जैसे यहां से फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यह जो फ्रिक्शन होगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। स्लाइड करते हुए, जैसे कोई भारी चीज है, हेवी है, अब उसको धक्का लगा रहे हैं, आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन वो खसक रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर वो रोल करने वाला है, कोई व्हील टाइप का है, जैसे हम लोग क्या करते हैं स्टेशन पर या कहीं पे भी जाते हैं, जो लगेज होता है व्हील वाला होता है, उसको मूव कराते हैं, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हील में जो फ्रिक्शन लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है और उसको हम धक्का लगाते जा रहे हैं, रेस्ट में ही रह रहा है, उसमें पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन ज्यादा होगा बताइए? कौन ज्यादा होगा? फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा मोशन उतना स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन क्या है? कम है, मोशन आपका अच्छा है। यहाँ पे मोशन ठीक ठाक है, यहाँ पे मोशन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मोशन आपका ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये रोल कर रहा है, आसानी से रोल कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है, देखिए जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट कम है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट देखिए और ज्यादा हो गया। इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, बॉल बेरिंग का यूज करते हैं, हम लोग साइकिल वाइकल में सब में मशीन में लगता है, पॉलिश सरफेस का यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम लगे। और जो बाइक रुकता है या साइकिलिंग जो हम लोग करते हैं, ब्रेक्स मारते हैं, तो ब्रेक्स क्या करता है? वो व्हील को रोकता है। तो व्हील क्यों रोक पा रहा है? अगर आप कीचड़ में चले जाइए, प्लेन सरफेस पे चले जाइए, कितना भी ब्रेक मारेगा, बाइक जो है या साइकिल जो जल्दी रुक पाता है? नहीं रुक पाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन काम ही नहीं करता। हम लोग जो चलते हैं, जो काई वाला एरिया रहता है, जो फिसलन वाला एरिया है, वहां पे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और चलने के लिए, लिखने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे मोशन के रिगार्डिंग, एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? तो देखिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक आप उस पर नेट फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। आप उसको रेस्ट मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नेट फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मोशन में आएगा। क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं, अगर किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है? वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो इनका सिंपल कहना था, कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। क्लियर हो गया? An object at rest remains at rest and an object in motion continues to move with constant velocity unless acted upon by an external net force। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई अगर बॉडी मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगा, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, मतलब नेट फोर्स नहीं लगाते हैं, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अगर किसी बॉल को आप फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे फेंक दिए, तो बॉल कहीं जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसको फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको रोक देता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाए तो बॉल कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा, मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा।
कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में कब लाइएगा, जब उस पर आप नेट फोर्स लगाइएगा, मतलब अनबैलेंस फोर्स लगाइएगा। तो वही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ओनली एन एक्सटर्नल अनबैलेंस, याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है लेकिन बैलेंस फोर्स लगा दीजिएगा तो फिर उसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो उसके मोशन को या उसका जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, नेट फोर्स नहीं लगाते हैं, तो उसका जो मोशन है, तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इफ बैलेंस फोर्स एक्टेड ऑन ए बॉडी द नेट फोर्स बिकम जीरो। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बैलेंस फोर्स होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और इस केस में कोई भी चेंज नहीं होगा, बॉडी जैसा था वैसा ही रहेगा। ए बॉडी कंटिन्यूज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ इट वाज ऑलरेडी इन मोशन। अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स आपको बता चुके हैं, नेट फोर्स जीरो, अनबैलेंस फोर्स बता चुके हैं जहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो क्लियर हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ सिंपल यही है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगा, जब तक आप उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जब तक उस पर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर बैलेंस फोर्स लगा देंगे तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही रहेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर। एक बॉक्स है, किसी फ्लोर पे उसको रखा गया है, नीचे कोई सरफेस है, एक पर्सन है, ठीक है, इस पे वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे पेंटिंग तो हम करते नहीं है, ड्राइंग मेरा बहुत वीक है, मान लीजिए इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन झेल लीजिएगा, उतना झेलना पड़ेगा आप लोग। तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। ए पर्सन इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉक्स। बॉक्स क्या है, मूव कर रहा है, मूविंग बॉक्स है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ, विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें जितना फ्रिक्शन लगा, मतलब जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही अब फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाई। तो जो फोर्स अप्लाई है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब किसी बॉक्स को आप स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर आप ज्यादा धक्का नहीं मारेगा, ज्यादा पुश नहीं कीजिएगा तो आगे जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्रिक्शनल फोर्स आप उतना ही फोर्स दे रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स से अगर कम या फ्रिक्शनल फोर्स इतना ही फोर्स लगाएगा तो बॉक्स स्लाइड नहीं होगा। आपको बॉक्स को स्लाइड करने के लिए, खसकाने के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर ये भाई साहब जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉक्स आगे शिफ्ट होगा, स्लाइड करेगा? नहीं करेगा। तो बॉक्स पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा है उससे आपको हाई लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बॉक्स जो है आपका स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग और विल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या, ये बॉल जो है आपका, तो क्या ये बॉक्स जो है कंटिन्यू स्लाइड करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स से क्या लगाया, इक्वल लगाया है। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस बॉक्स को कंटिन्यू मूव करने के लिए। तो आंसर लिख लीजिएगा, द बॉक्स विल नॉट कंटिन्यू मूविंग, इट विल came to rest after some time because in this case applied force is equal to frictional force, and to maintain box in motion we have to apply force more than frictional force। ये लिख दीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोग जान गए, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है? तो देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, when a net force acts on an object the object accelerates in the direction of the force। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स लगाए। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे अगर आप फोर्स लगाते हैं F, तो
तो इस पे जैसे ही आप ये फोर्स लगाएगा तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, मतलब एक्सीलरेशन होगा। और यह जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा आपका मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर हो जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप नेट फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, और उसमें जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, फोर्स इक्वल टू होगा मा। तो मदर जो होती है वो क्या होती है, उनमें बल होता है, फोर्स होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन एम। यहां से एक चीज आपको क्लियर हो गया, किसी में मतलब फोर्स जितना ज्यादा होगा उस बॉडी में एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा, लेकिन मास जितना ज्यादा होगा एक्सीलरेशन उतना कम होगा, याद रखिएगा। तो फोर्स तो एक्सीलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। तो एक्सीलरेशन और जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है सेम होगा। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, जितना फोर्स होगा उतना ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन होगा, लेकिन एक्सीलरेशन जो होगा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना अधिक मास होगा, मोर मास होगा, उतना ही उसमें एक्सीलरेशन कम होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो F इक्वल टू एम ए, ये भी याद रखना है, और A इक्वल टू इसी से फॉर्मूला आ जाएगा F अपॉन एम। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहां पे आपका F इक्वल टू एम ए हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। कैसे निकालेंगे, मास का क्या हो गया आपका केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड का पावर -2। और इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, न्यूटन। क्या बोलते हैं इसी को, न्यूटन। तो न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जब 1 केजी का अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास 1 केजी है, और उसमें एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और उसमें एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो यह जो आपका फोर्स आएगा उसी को बोलेंगे 1 न्यूटन। उसी को क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी। तो 1 न्यूटन आपका वह फोर्स है जो किसी 1 केजी के ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। याद रखिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी के सब्सटेंस में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। जब भी 1 यूनिट बोलेगा तो जितना भी चीज है सबको 1 यूनिट बना दीजिए, उसी को बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स। अब यहाँ पे न्यूटन जो आपका सेकेंड लॉ है उसका एप्लीकेशन देखिए। अब यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, एम इंटू ए, और ए बराबर हम लोग जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, V अपॉन G। और मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले वाला सिलेबस में मोमेंटम था, अब हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए फोर्स और टाइम का यहाँ पे रिलेशन है, मतलब टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप देखिएगा, जब हम लोग कैच करते हैं किसी भी बॉल को पकड़ते हैं, खासतौर पे जब बहुत हाई एल्टीट्यूड से आता है, ऊंचाई से आता है, या सामने से बहुत तेजी से आता है, बॉल जब बहुत तेजी से आता है, फास्टली आता है, तो कोई भी जो कीपर होता है या कोई भी फील्डर होता है वो बॉल को पकड़ता है, ऐसे हाथ को पीछे खींचता है। अगर आप हाथ को नहीं खींचिएगा, बैक नहीं कीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो यह प्लेयर जो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको चोट कम लगेगा, क्योंकि टाइमिंग बढ़ा रहा है, फोर्स का जो टाइमिंग है वो बढ़ा रहा है, फोर्स का जो टाइमिंग है बढ़ा रहा है, यहां से यहां बढ़ाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो उसको फोर्स कम लगेगा। तो याद रखिएगा इस चीज को। Why a player pulls hands back while catching a cricket ball?
पुल्स हैंड्स बैकवर्ड वाल कैचिंग स्टॉपिंग टाइम इंक्रीजिंग। जो स्टॉपिंग टाइम है, बॉल को जो वो रोक रहा है उसका टाइमिंग बढ़ गया, टाइमिंग बढ़ गया तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, जिससे उसको चोट कम लगेगा। इसको याद रखिएगा। अगला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का एक सिंपल याद रखिएगा, पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सभी प्लैनेट्स के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अर्थ के रिगार्डिंग। तो अर्थ जो है, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हैं तो वो अर्थ उसको क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेता है, अपने तरफ उसको पुल कर लेता है। तो अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर, अपने तरफ पुल कर रहा है, उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जो खींच रहा है, जिस फोर्स से, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो अगर एप्पल को अर्थ खींच रहा है तो अर्थ एप्पल पर फोर्स लगाएगा, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अर्थ जितना एप्पल पे फोर्स लगाएगा, आगे आप पढ़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ में, एप्पल भी उतना ही फोर्स लगाएगा, किस पे, अर्थ पे। बट यहाँ पे आपका क्या है, एप्पल जो है छोटा है, इसका मास कम है, इसीलिए इसमें आपको दिख जाएगा एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन अर्थ में एक्सीलरेशन आपको नहीं दिखेगा, अर्थ लगेगा रुका हुआ है। लेकिन एक्सीलरेशन दोनों में है, इसमें नेग्लिजिबल एक्सीलरेशन है और इसमें आपका एक्सीलरेशन काफी होगा क्योंकि मास कम है। याद रखिएगा, एक्सीलरेशन आपको बता दिए, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम, जिसका मास ज्यादा एक्सीलरेशन कम, मास कम एक्सीलरेशन ज्यादा। अब यहां पे आपको याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो अर्थ की तरफ जाएगा। अब यहां से जब ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब इसमें एक्सीलरेशन होगा। तो अर्थ के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट जो अर्थ के तरफ जाता है, उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो आपका अर्थ के कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें एक्सीलरेशन आ रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो याद रखिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा सभी ऑब्जेक्ट का फिक्स होगा, छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसमें जो एक्सीलरेशन होगा हमेशा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, याद रखिएगा। तो ये एक्सेलरेशन सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। इसको भी गिराएंगे, अब इसको अगर नीचे गिराए या इसको गिराए तो दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा, वेलोसिटी का जो चेंज होगा दोनों के लिए सेम होगा, अगर सेम हाइट से गिरा रहे हैं तब। लेकिन इसको हम गिराएंगे नहीं, ठीक है, दोनों का सेम होगा, छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो जी जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा सबके लिए क्या होगा, फिक्स होगा, उसका वैल्यू कितना होगा 9.8, बट कैलकुलेशन के लिए हम लोग उसको 10 ले लेते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इस तरफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। लेकिन अर्थ के केस में कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिर रहा है तो अर्थ उस पर फोर्स कितना लगाएगा, m इंटू जी। ए के जगह पर हम क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो स्पेशल हो जाएगा, जिसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है आपका जिसका मास है 2 kg, उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स अर्थ द्वारा जो लगेगा m इंटू क्या होगा, जी, मास कितना हो गया 2 और जी कितना हो गया 10, कितना हो गया 20 न्यूटन लगाएगा, हो गया सिंपल। तो ध्यान रखिएगा। तो यह जो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपको मास पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट का मास हाई है या लो है कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलरेशन उसके लिए हमेशा फिक्स होगा 9.8। वो छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, लाइटर ऑब्जेक्ट हो या हैवियर ऑब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। एक आपका बारबेल है, बारबेल मतलब जो हम लोग पुल करते हैं, ठीक है, जिम में जाते हैं ना तो इसको पुल करते हैं, एक रॉड होता है, इस रॉड का मास है 10 kg, और इसमें जो ये व्हील टाइप का लगा रहता है इसका भी मास है 10 kg, ये भी आपका 10 kg। अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा, ग्रेविटी कितना लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू जी, एम इंटू जी। अब मास कितना, टोटल मास जोड़िए, टोटल मास ऑफ बारबेल, बारबेल का टोटल मास, ठीक है, टोटल मास कितना हो गया 30 kg। तो क्वेश्चन पूछेगा अर्थ इस पे कितना फोर्स लगाया, तो एम इंटू जी, एम कितना हो गया 30 इंटू जी कितना हो गया आपका 10, तो कितना हो गया 300 न्यूटन। तो फोर्स अर्थ कितना लगाएगा 300 न्यूटन। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है,
एक वेट लिफ्टर है, बारबेल को उठा रहा है जिसका मास है 10 kg और रॉड का मास है 10 kg, ठीक है, हो गया आपका 30 kg। हाउ मच फोर्स इज सी अप्लाइंग टू कीप द बारबेल, जितना फोर्स ग्रेविटी लगाएगा उतना ही फोर्स वो लगाएगा, तब ना पुल करके रखेगा, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगाए 30, तो 30 न्यूटन उसको लगाना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए। इसका जितना मास होगा और इसका जी से गुना कर देंगे उतना फोर्स हमको इस पे लगाना पड़ा इसको रखे रहने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ट्राइंग टू पुश ए स्टेशनरी ब्लॉक, एक स्टेशनरी ब्लॉक है मतलब रेस्ट में है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है, 25 kg का, 25 kg का, ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है। मैक्सिमम द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, अलग अलग केस में आपको बताना है कि कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। एक ब्लॉक है 25 kg का, ठीक है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो अलग अलग केस में बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए। फर्स्ट केस में हम फोर्स अप्लाई किए 50 न्यूटन, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड कितना है आपका 50 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है आपका 50 न्यूटन। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही फोर्स दीजिएगा, तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पहले बता चुके हैं। आपको फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक लगाना पड़ेगा, उसे कम या उसके बराबर लगाइएगा तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर देगा। तो फोर्स अप्लाइड कितना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कितना है 50 न्यूटन, दोनों इक्वल हो गया, तो कोई मूवमेंट होगा नहीं, मूवमेंट होगा, नो मूवमेंट इन ब्लॉक, ब्लॉक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। केस 2 देखिए, केस टू में क्या है आपका फोर्स अब अप्लाई कर रहा है 55 न्यूटन, तो फोर्स अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा नेट फोर्स 0 हो गया ना, नेट फोर्स क्या हो गया 0 हो गया, 50 माइनस 50। यहाँ पे देखिए फोर्स अप्लाई हुआ आपका 55 न्यूटन, फोर्स अप्लाइड 55 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 50 न्यूटन। नेट फोर्स निकाल लीजिए, नेट फोर्स, ठीक है, तो इधर अप्लाई हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हो गया आपका 25, इधर लगा आपका 50, इधर से लगा आपका 55, तो इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो गया 55 माइनस 50 कितना हो गया 5 न्यूटन। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको 2 सेकेंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है क्योंकि ब्लॉक जो था रेस्ट में था, तो 0 इंटू टी आपका 2 हो गया, टाइम कितना है 2 सेकेंड के लिए, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए पहले, ये यहाँ पे ए इक्वल टू निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम, ठीक है, ए कितना हो गया आपका एफ अपॉन एम, तो ए इक्वल टू हो गया एफ अपॉन एम, एफ कितना है आपका 5 न्यूटन नेट फोर्स और एम कितना हो गया आपका 25, मास 25 हो गया, इंटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना हो गया आपका 2, तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, एक 2 बच गया, 5 से 5 हो गया, तो 2/5, एस इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 0 हो गया, 2/5 मीटर, मतलब एस इक्वल टू हो गया आपका 0.4 मीटर। तो जो ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स के बाद आपको एस वाला लगा देना, एस इक्वल टू यू2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ए इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन एम, फोर्स आपका अप्लाई हुआ नेट फोर्स 5 और एम मालूम है 25 kg का ब्लॉक है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ग्राफ पे बेस्ड है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 kg, मास यहाँ पे क्लियर है 1500 kg है कार का, इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका दिया गया है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्यूरिंग। अब आपको फोर्स निकालना है 3 केस में, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे,
एक्सेलरेशन हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहाँ पे आपका डी एक्सेलरेशन हो रहा है। पहले हम लोग केस देखेंगे, केस 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। फर्स्ट वाला पहले कर लेते हैं, ए वाला, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको पहले लिखना है यहां से यहां देखिए u इक्वल टू, पहले लिख लीजिए u कितना है आपका 0, और फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 10, फाइनल वेलोसिटी लिख दी 10, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी आ गया, यहां से आप निकाल लीजिए, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, v इक्वल टू क्या, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, ठीक है। तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो 0 हो गया, u 0 हो गया, तब a इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन टी। वेलोसिटी कितना आ गया आपका 10 अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा 0 से 5 सेकेंड, तो 0 से 5 सेकेंड मतलब टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना f इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना हो गया आपका 1500, और एक्सेलरेशन कितना होगा 2, कितना हो गया फोर्स आपका 3000, ठीक है, 3000 मतलब 3000 न्यूटन फोर्स निकल गया। तो पहले आपको ए कैलकुलेट कर लेना है। सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में देखिएगा, केस 2 आपका कितना है, आपका कहां से कहां 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड, ये आपका 5 हो गया, 5 से 10 सेकेंड ये वाला रीजन आया। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है आपका कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, जब ए 0 होगा तो फोर्स कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में आपका डी एक्सेलरेशन हो रहा है, केस 3 हो गया आपका, ये हो गया आपका 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, इसके बीच में देखिए इनिशियल स्पीड, देखिए इनिशियल स्पीड आपका कितना है 10, यू आपका हो गया 10, फाइनल वेलोसिटी देखिए, फाइनल वेलोसिटी आपका कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, यहाँ पे देखिए मिला, ये 0 हो गया, यहाँ पे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10, और यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ पे v हो गया आपका 0, u आपका कितना हो गया 10 प्लस a इंटू टी, टी आपका कितना हो गया, टाइम जोड़ लीजिए, टाइम आपका हो गया यहाँ से यहाँ, मतलब कितना इंटरवल हो गया 5 सेकेंड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a इक्वल टू हो गया आपका -10 अपॉन 5, ए इक्वल टू हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस में आया क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एफ निकाल दीजिए, एफ इक्वल टू क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया आपका 1500 इंटू एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका फोर्स कितना हो गया आपका 3000 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा नीचे हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या है नेगेटिव है, डी एक्सेलरेशन वाला केस है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वहां पे फोर्स भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं डेली लाइफ में। मतलब जहां पे एक्शन होता है तो रिएक्शन जरूर होता है, और जनरल टर्म में हम लोग बोल देते हैं भाई एक्शन हुआ है तो रिएक्शन हुआ है। इस लॉ को समझने के लिए क्लास में हम लोग, मतलब जो क्लास एब्सेंट करता था या बंक कर दिया, इस लॉ को नहीं पढ़ पाया, अगले दिन आके पूछता था कि भाई लॉ क्या होता है, तो उसको पहले एक थप्पड़ खींच के हम लोग देखते थे, बोलते थे यही है न्यूटन थर्ड लॉ। फिर वो समझ जाता था, समझ में आ जाता था, फिर वो दूसरी जगह अप्लाई कर देता था। तो इस लॉ को ठीक है समझना है तो बहुत सिंपल है, एक थप्पड़ मारिए किसी को, फ्रेंड्स को समझा दीजिए भाई यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए होता क्या है समझिए, देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई एक्शन हुआ तो रिएक्शन हुआ, कहीं पे भी झगड़ा फाइटिंग होता है या कुछ चीज होता है तो जरूर उससे पहले कुछ ना कुछ हुआ रहता है, तो एक्शन का ही आंसर होता है रिएक्शन, मतलब एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर होगा, बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता क्या है, when one object applies a force on another object, the second object also applies an equal and opposite force
ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई करेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ए है, कोई ऑब्जेक्ट अगर बी है, ए अगर इस पे अप्लाई करता है फोर्स, ठीक है, तो उतना ही फोर्स बी भी अप्लाई करेगा ए पे, ठीक है। अब दोनों का जो डायरेक्शन होगा उल्टा होगा, ए बी पे अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, बी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा ए पे इस डायरेक्शन में। तो अगर ए बी पे फोर्स अप्लाई करता है तो उतना ही फोर्स बी भी ए पे अप्लाई करेगा, लेकिन दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो वो भी ऑब्जेक्ट उल्टा में उस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। चलिए अलग अलग एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए, जो हम लोग स्लाइड कर, मतलब जो हम लोग चल पाते, वॉकिंग कर पाते या रनिंग कर पाते हैं, तो रनिंग हम क्यों करते हैं, आगे आप पैर रखते हैं, ठीक है, पीछे वाला पैर क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है। पैर आपका आगे वाला ग्राउंड को पुश नहीं कर रहा, आपका जब आप ऐसे चलते हैं तो पैर थोड़ा आपका उठता है, मतलब वो ग्राउंड को पुश करता है। तो आप ग्राउंड को पुश किए, आप ग्राउंड पर फोर्स लगाए और ग्राउंड आप पे फोर्स लगाया तो आप आगे चले गए। तो कोई भी पर्सन वॉकिंग कर रहा है क्योंकि इसका जो पीछे वाला पैर है, ये वाला जो फुट है उसका, वो ग्राउंड को पुश कर रहा है और उसके बदले में ग्राउंड जो है इसको पुश किया तो ये आगे चला गया। उसी तरह जब आप साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग जब करते हैं, इस पेडल को जब आप रोटेट करते हैं, चलाते हैं आगे की तरफ, तो यह फोर्स जो लगता है इस पे लगता है, इस व्हील पे लगता है। पेडल क्या करता है, व्हील को मूव करता है। तो वे यह जो व्हील है आपका, ये फोर्स लगाता है ग्राउंड के तरफ बैक में। अब यह जो ग्राउंड है वह फोर्स अप्लाई करता है आगे की तरफ। तो यह फोर्स लगाया व्हील ग्राउंड पर बैक में, तो यह ग्राउंड इस पे फोर्स लगाया फ्रंट की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, और इसका मूवमेंट हो गया। उसी तरह जब हम लोग टेबल के पास रहते हैं, खासतौर पर व्हील चेयर होता तो कभी आगे कभी पीछे खसकते रहते हैं। तो जब इसको आप धक्का लगाए, आप टेबल पे फोर्स लगाए और आप पीछे चले गए, तब टेबल पर फोर्स लगाए, फिर आप पीछे कैसे चले गए, क्योंकि टेबल पर जितना आप फोर्स लगाए है उतना ही फोर्स वो आप पे लगा है, जिसके कारण आप पीछे चले गए। उसी तरह यहाँ पे देखिए, आप ये जो सेलर है, ठीक है, जो बोट को मूव कर रहा है, यह जो है इस डंडे के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, ऐसे फोर्स लगाया तो इसको पीछे जाना चाहिए ना, लेकिन नाव तो आगे चला गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप पानी पे फोर्स लगाए, फ्लूइड पे फोर्स लगाए, और फ्लूइड जो है उल्टा आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिससे आपका जो मूवमेंट है बोट का आगे हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये जो फुट है, ठीक है, क्लाइंबिंग जो कर रहा है उस पर्सन का, ये फुट नीचे की तरफ फोर्स लगाया, और यह जो आपका ट्री है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना भी केस देख रहे हैं, वॉकिंग हो या साइकिल का राइडिंग हो या टेबल पुशिंग हो या बोट मूविंग हो या क्लाइंबिंग ए ट्री हो, इस सब केस में आप एक्शन किए, फोर्स अप्लाई किए, और उसके अपोज में एक और फोर्स आपको मिला जिसका डायरेक्शन अपोजिट था, जिसकी वजह से यह सब हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यही आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ये हमेशा पेयर में होगा, एक्शन होगा तब रिएक्शन होगा। तो जो फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाता है उसको एक्शन फोर्स बोलते हैं, और फिर वापस जब दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उसको रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन, ए बी पे फोर्स लगाया तो एक्शन, बी वापस ए पे फोर्स लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। ये दोनों पेयर में होगा। अब यहां पे देख लीजिए अप्लाई। अब इस फोर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, रॉकेट जो ऊपर जाता है उसमें भी इसी फोर्स का यूज किया जाता है, यही फोर्स अप्लाई होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। जैसे इस रॉकेट को समझना है तो इस बैलून को समझिए, किसी बैलून को ऐसे आप स्ट्रिंग के साथ फिक्स कर दीजिए, ठीक है, और उसमें कुछ लगा दीजिए ताकि वो इधर उधर भागे नहीं, और यहाँ पे क्या कीजिए, उसको पूरा फुल कर दीजिए एयर से, यहाँ पे थोड़ा सा लूज आप बांधिए, फिर धीरे धीरे इसको खोलिए। जैसे खोलिएगा तो ये एयर जो है इधर जाएगा। अब एयर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, तो एयर जो है वापस इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बैलून पीछे भागेगा, तो एयर आगे और बैलून पीछे। उसी तरह इस रॉकेट को आप देखिएगा तो रॉकेट से बहुत सारा आपका गैस निकलता है, गैस फोर्स लगाया नीचे,
तो गैस के ऑपोजिट डायरेक्शन में यह जो होगा आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो रॉकेट इंजन जो गैस है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और यह जो रॉकेट है आपका वो ऊपर की तरफ चल जाएगा। उसी तरह बैलून में हो गया। तो ये दोनों केस आप याद रखिएगा, ठीक है। रॉकेट का ये सिंपल वर्जन हो गया, गैस इधर तो जो ऑब्जेक्ट है वो उधर मूव करेगा। तो ये दोनों का डायरेक्शन देख रहे अपोजिट है, गैस नीचे तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल फोर्स लगेगा। तो जितना फोर्स नीचे गया उतना ही फोर्स ये इस पर लगा दिया, और इतना हाई स्पीड के साथ वो मूव कर जाता है। तो रॉकेट का प्रिंसिपल जो है, लॉ जो है यही है। Air rushes out backward from the balloon moves forward in the opposite direction. The backward moving air is the action force. जो एयर निकल रहा है वो एक्शन है, और ये जो पीछे जा रहा है वो क्या है आपका रिएक्शन। इसी तरह जो गैस निकला वो एक्शन फोर्स हो गया, और ये जो मूव किया वो क्या हो गया आपका रिएक्शन फोर्स हो गया। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है आपका वो बॉडी कांटेक्ट में है तभी अप्लाई होगा। अगर बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो क्या यह फोर्स काम करता है? यस। फोर्स कांटेक्ट में होता या फोर्स कांटेक्ट में नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है तो भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तभी काम करेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप दो मैग्नेट लेते हैं, सेम पोल अगर आप रखते हैं, तो अपोजिट पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यह इस पे फोर्स लगाया तो यह इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों मूव कर जाएगा। बैलून में देखिए, अगर सेम चार्ज हो, ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, तो यह इसको रिपेल करेगा तो यह भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। अगर अट्रैक्शन का बात होगा, ये प्लस होता ये माइनस होता, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखिएगा, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दोनों पे अप्लाई होता है। मैग्नेट के केस में भी होगा और चार्ज के केस में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, इसका एक आपको बहुत फेमस वीडियो दिखाते हैं जिससे आप इस लॉ को समझ जाइएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, ठीक है। इनका नाम है प्रोफेसर वाटर लेविन, बहुत फेमस है। जैसे हम लोग के यहाँ इंडिया के एसी बार में है, उसी तरह वर्ल्ड में बहुत फेमस है। यहाँ पे देखिए, गैस निकल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एक्शन, ये मूव कर रहा है, ये क्या हो रहा है, रिएक्शन। देखिए, कोई पेडल नहीं मार रहे हैं, बिना पेडल के ये मूवमेंट हो रहा है। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कैसे एक्शन हो रहा है। गैस निकला, पेडल ही मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, गैस निकल रहा है, यहाँ पे देखिए गैस निकल रहा है, एक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन अपने आप मूव कर रहा है। यही आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसी पे रॉकेट काम करता है। तो क्लियर हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, ए अगर बी पे फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पर इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ गए, एक्शन रिएक्शन, तो दोनों फोर्स जो होगा इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थ जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है, तो यह जो अर्थ है आपका, यह इस पपाया को पुल किया, मतलब यह जो है अर्थ इसको एफ फोर्स से खींच रहा है, तो पपाया भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा। तो अर्थ जितना फोर्स पपाया पे लगाया उतना ही फोर्स पपाया जो अर्थ पे लगाएगा। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये दोनों फोर्स जो होगा इक्वल होगा। तो यहां पे आपको तो दिख रहा है जो पपाया अर्थ के तरफ जा रहा है, फिर ये क्यों नहीं दिख पा रहा है जो अर्थ पपाया की तरफ चला जाए, क्योंकि दोनों तो इक्वल फोर्स है। अर्थ जितना पपाया पे फोर्स लगाया उतना ही पपाया फोर्स लगाया है अर्थ पे, ये हम नहीं कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ कर रहा है। तो फिर इसी का मोशन क्यों हो रहा है, इसी में एक्सेलरेशन क्यों दिख रहा है, अर्थ में एक्सेलरेशन क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, दोनों फोर्स जो है आपका इक्वल है। फोर्स ऑन पपाया, फोर्स ऑन पपाया बाय अर्थ इक्वल है फोर्स ऑन अर्थ फ्रॉम पपाया। क्लियर है? या कोई भी फ्रूट हो, दिक्कत नहीं है। तो जो पपाया फोर्स लगाया अर्थ पे या अर्थ फोर्स लगाया पपाया पे, दोनों सेम है, लेकिन
दोनों में एक ही का मोशन दिख रहा है, पपाया का दिख रहा है और आपका अर्थ का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रीजन क्या देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा एक्सीलरेशन। अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं पपाया का, तो पपाया का एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। इसका स्मॉल एम मान लीजिए, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन एम। तो यहां पे क्या देख रहा है, पपाया का जो मास है आपका छोटा है, मास कम है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जितना छोटा होगा एक्सीलरेशन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, हेयर मास ऑफ पपाया या फ्रूट, मास ऑफ फ्रूट इज स्मॉल, सो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ ए इज हाई। ए का वैल्यू क्या आएगा, हाई आएगा, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा। बट यहाँ पे जो है आपका एम जो है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज वेरी हाई या वेरी लार्ज लिख दीजिए, वेरी लार्ज। सो वैल्यू ऑफ ए बिकम्स वेरी लो। तो एम ज्यादा है तो ए इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा अर्थ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतना नेग्लेजेबल हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा जिसको आप नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन पपाया का मास कम है, एक्सेलरेशन आपको दिखेगा, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है आपका इसका एक्सेलरेशन दिख रहा है लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, जितना अर्थ पपाया पे फोर्स लगा है उतना फोर्स पपाया अर्थ पे लगाया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 6.8, व्हेन 0.1 kg बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए 5 kg गन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, पहले गन बना लेना है। तो गन बना लेते हैं प्यारा सा, ठीक है, हेरा फेरी देखें उसी टाइप का थोड़ा सा गन बन गया, ठीक है। ये गन का आपको मास दिया है 5 kg और यहां से जो बुलेट निकल रहा है, जो गोली निकल रहा है, उसका मास दिया है आपका 0.1 kg, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स देखिए, फोर्स को ध्यान रखिए कि जो आपका बुलेट जा रहा है उस पर कितना फोर्स लगा, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन इस पे फोर्स लगा, तो इस पे भी आपको बैक में फोर्स लगेगा 2 न्यूटन। याद रखिएगा, जब गन हम लोग चलाते हैं ना, छोटका गन में तो नहीं बुझाएगा, जब राइफल चलाइएगा मत, राइफल जो लोग चलाते हैं ना, ठीक है, बड़ा जो होता है राइफल भारी होता है, तो उस पर आपको फोर्स बुझाएगा। तो जितना स्पीड से आपका मतलब जितना फोर्स उस बुलेट पे लगेगा उतना फोर्स आपको बैक में उस गन पे भी लगेगा। तो गन का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, बट आपको इफेक्ट पड़ेगा, उसका भी मूवमेंट होगा, और मूवमेंट ऐसा होगा जो इसको आपको यह जो शोल्डर आपको तोड़ सकता है, तो शोल्डर टूटने का चांस रहता है। इसीलिए उस गन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ताकि पीछे जब वो बैक हो तो पीछे चला जाए, इस पे चोट नहीं लगे। उसी तरह का, इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग। ये आगे जाएगा, बुलेट जो है आगे जाएगा और ये आपका बैक आएगा, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि जितना बुलेट पे फोर्स लगेगा उतना ही इस पे फोर्स लगेगा। अब दोनों में एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ गन, गन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना हो गया आपका, फोर्स अप्लाई हुआ 2 न्यूटन, मास कितना हो गया आपका 5 kg, कितना आ गया आपका 0.4, एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन, देखिए किसका, एक्सेलरेशन ऑफ जो बुलेट है, बुलेट का एक्सेलरेशन देखिए, तो बुलेट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा F अपॉन M। इसका फोर्स वही लगा 2 न्यूटन, बट मास इसका कम है 0.1, पॉइंट ऊपर गया तो 20 हो गया, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, अलग अलग। तो मास चीज का ज्यादा रहेगा, याद रखिए न्यूटन थर्ड लॉ में, ठीक है, एक्शन रिएक्शन में यही डिफरेंस होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा और ज्यादा आपको दिखेगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा। तो इसका मास देखिए क्या था, ज्यादा था तो एक्सेलरेशन कम आया, इसका मास कम था तो एक्सेलरेशन ज्यादा आया, इसलिए बुलेट आपको दिखेगा बहुत तेजी से जा रहा है, जबकि जो आपका गन है वो दिखेगा बहुत धीरे से आ रहा है। अगला है लास्ट पॉइंट, देखिए यहां पे आपका कहा जा रहा है जो न्यूटन्स का जो लॉ है ना, जो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं F अपॉन M।
अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इसका एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों को एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से हम क्या किए, बांध दिए और इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यह इस पे फोर्स लगाए, यह इस पे फोर्स लगाएगा, और दोनों के बीच में जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो दोनों भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, इसको खींचेंगे तो यह रस्सी इसको खींचेगा, यह रस्सी इसको भी खींचेगा। इस फोर्स से अगर इसको हम खींचेंगे तो यह खिंचाएगा, यह इसको खींचेगा इस रस्सी के द्वारा, तो रस्सी में जो यह जो फोर्स लगा उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन। ये वाला टेंशन नहीं, टेंशन एक फोर्स होगी, जब फोर्स ही टेंशन है, ठीक है, तो ये एक तरह का फोर्स होता है टेंशन। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है, याद रखिएगा, उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए एफ को एफ ही रहने दीजिए, ये जो एफ है, और इसके मास को इसके मास को जोड़ दीजिए, m1 प्लस m2 कर दीजिए, यही आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ जो है आपका अप्लीकेबल है जब दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो। सिंगल के लिए तो काम करेगा ही, डबल अगर ऑब्जेक्ट हो, ट्रिपल ऑब्जेक्ट हो, उसमें भी काम करेगा। ठीक है, दो बॉक्स हो m1 m2, दोनों के मास को जोड़ दीजिए और f में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा दोनों का। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो स्ट्रिंग में फोर्स लगता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पूरे चैप्टर्स को पूरा एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, और आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल का जो ऐप है वहां से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।